इस बार भी नहीं हुआ। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अरे भाई ऐसा मत कर। और नहीं होगा भाई। देख भाई पागल मत बन, गेट खोलना, बात करते हैं ना। नहीं भाई, अब बात करने को कुछ नहीं बचा। प्रताप! ये है पटना, जहां लाखों लोग हर साल गवर्नमेंट जॉब्स का सपना लेकर आते हैं। और यहीं पर 26 साल का प्रताप पिछले 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। उसका शेड्यूल आज भी वही है, सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे तक दाल चावल पकाकर डिब्बे में बंद करना और फिर कोचिंग के लिए निकल जाना। प्रताप पिछले 6 साल से पटना में है, लेकिन उसकी तैयारी 10 साल पहले ही शुरू हो गई थी। प्रताप हर रोज़ आधे घंटे साइकिल चलाकर कोचिंग जाता है, और फिर चाहे वो धूप हो, गर्मी हो या फिर बारिश, वो हर रोज़ जी तोड़ मेहनत करता है। कोचिंग से आने के बाद वो खाना खाकर फिर 4 बजे से लाइब्रेरी में लगातार 9 बजे तक पढ़ाई करता है, और फिर रूम आकर खाना खाकर सो जाता है। और ऐसे ही हर रोज़ की कहानी है। वो अब तक ना जाने कितने ही गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म फिल कर चुका है, और आज तक उसे सफलता नहीं मिली। और इसी की वजह से वो पिछले 2 साल से गांव तक नहीं गया, ना ही अपने माता पिता से मिला, ना ही किसी की शादी अटेंड की, और ना ही अपने किसी रिश्तेदार से मिला। वो सिर्फ एक ही चीज़ हर रोज़ करता है, पढ़ाई। और ये सब वो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहा था, ताकि वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, उनकी बाकी की ज़िंदगी उन्हें अच्छी दे सके, ताकि लोग उसके साथ उसके माता पिता की भी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करें। और ये उसकी ही कहानी नहीं, पटना में गवर्नमेंट जॉब्स का सपना लेकर आए तकरीबन सबकी ही कहानी है। लेकिन शायद आज कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आज असल में प्रताप का रिजल्ट आने वाला है, जिसकी तैयारी उसने काफ़ी सालों पहले शुरू कर दी थी। प्रताप अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। वो फटाफट से वेबसाइट पर जाता है और अपना रोल नंबर डालकर चेक करता है, और फिर इस बार भी नहीं हुआ। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अरे भाई ऐसा मत कर। और नहीं होगा भाई। देख भाई पागल मत बन, गेट खोलना, बात करते हैं ना। नहीं भाई, अब बात करने को कुछ नहीं बचा। प्रताप! The Department of Personnel and Training has just released the final count. For a mere 900 vacancies in the administrative services, over 11 lakh individuals have registered. The system is buckling under the weight of the hope. It's not just the elite posts anymore. Reports from the Railway Recruitment Board confirm that 3.5 crore people have applied for entry-level positions. The situation here in Prayagraj has turned volatile. Thousands of students have occupied the tracks. The police are moving in with tear gas. और इसी तरह की ना जाने कितनी ही अनगिनत कहानियां हैं, जहां लोग अपनी ज़िंदगी के 10 साल 15 साल एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए निकाल देते हैं, और जब उन्हें ये जॉब हासिल नहीं होती, तब डिप्रेशन, एंजाइटी, लोगों को फेस करना, इन सारी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये बात उन्हें भी नहीं पता चलती कि कब तैयारी करते करते ना जाने वो एक ऐसे सिचुएशन में कब खड़े हो जाते हैं, जब वो ना तो अपने घर जाके कुछ काम कर सकते हैं, और ना ही किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर एज अ फ्रेशर जॉब कर सकते हैं। एक बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब का मतलब जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस एक जॉब को पाने के लिए लोग इतना टाइम फूंक देते हैं, जिसके बाद भी रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये उन्हें भी नहीं पता होता। जबकि इन गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन रेशियो इतना कम है कि आप सोच तक नहीं सकते। इन सबको समझने के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पहले से ही है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस और पावर तब सबसे ज्यादा होने लगा जब दुनिया में हेरिडिटी मोनार्की और मोनार्की सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें एक बंदे के पास पूरी कंट्री को रन करने के लिए सबसे ज्यादा पावर हुआ करती थी, जिसे हम और आप राजा बोलते हैं। और फिर उसे देश चलाने के लिए अपने सबसे वफादार और सबसे काबिल लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो उनका हर तरीके से टेस्ट लेता है, और लास्ट में जब उनका सिलेक्शन होता है तब जाकर कहीं उन्हें पावर मिलती है, और तभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अब आता है ईयर 1853, जब इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, जिसके अंदर वो जितनी भी गवर्नमेंट पोजीशंस थी उनमें सिर्फ व्हाइट पीपल्स यानी कि ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट किया जाता था, और इंडियंस हेवीली रिस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन इन सब के बाद आता है 1853, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड मैकेले एक एक्ट लेकर आते हैं।
कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1793। इस कानून का मतलब था कि 500 पाउंड पर ईयर से ज्यादा की सैलरी वाली सारी बड़ी नौकरियां यानी कि टियर 1 जॉब सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व होंगी। किसी भी इंडियन को बड़ा ऑफिसर बनने ही नहीं दिया जाएगा। इंडियन को सिर्फ छोटी पोस्ट जैसे कि क्लर्क, लोकल टैक्स कलेक्टर, इन पर ही काम करवाया जाता था। और फिर ऐसा कई सालों तक चलता है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। और फिर 1946 तक यानी कि देश आजाद होने से सिर्फ 1 साल पहले गवर्नमेंट पोजीशन का सिलेक्शन डेटा काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। जैसे जहां 1853 में टियर 1 गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए जैसे कि सुप्रीम कमांड, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एपेक्स कोर्ट्स, जिसे आज के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट या फिर IAS बोलते हैं, वहां पे सिर्फ ब्रिटिशर्स को जॉब मिला करती थी। लेकिन वहीं ये चेंज होते होते 1946 तक तकरीबन 50% इंडियंस और 50% ब्रिटिशर्स का शेयर हो गया। और ऐसा ही कुछ प्रोविजनल काउंसिल्स, रीजनल कमांड्स, हाई कोर्ट्स में भी हुआ, जिसे आज के टाइम पर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, वहां पर भी सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही जॉब मिला करती थी। लेकिन ये भी चेंज होते होते 1946 तक तकरीबन 50% इंडियंस और 50% ब्रिटिशर्स का शेयर हो गया। और ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट हेड्स, टेरिशियल लॉ, ग्राउंड रेजिमेंट्स, जिसे आज के टाइम पर DM, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर बोलते हैं, इन सब में भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा चेंज टियर 4 में हुआ, यानी कि सबसे छोटी जॉब्स में। जहां इन जॉब्स में पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, वो चेंज होकर कम्प्लीटली इंडियन हो गए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर वो किसी भी ब्रिटिशर आदमी को एक छोटी सी जॉब के लिए अपॉइंट करते तो वो ब्रिटिशर्स के लिए काफी ज्यादा महंगा होता। ब्रिटिशर्स को ट्रैवल, हाई सैलरीज, हाउसिंग, इन सब का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। और इन सब के अलावा उन्हें हर रोज फील्ड वर्क के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ती थी और इतने लोगों को ब्रिटेन से इंपोर्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। और इसी वजह से उन्होंने सबसे ज्यादा इंडियंस को लो सैलरीज पर छोटी छोटी जॉब्स देना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंडियंस के पास भी पावर आने लग गई। और यही रेशियो बढ़ते बढ़ते 1946 तक तकरीबन काफी ज्यादा बढ़ गया। और इतने सालों तक गवर्नमेंट की पोजीशन और पावर को देखते हुए हमारी एक साइकोलॉजी बन गई, जिसके अकॉर्डिंग जिसके पास भी गवर्नमेंट जॉब होती वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता और लोग इसी की वजह से उनकी इज्जत भी करते। लेकिन आज आजादी के 78 साल होने के बाद भी आज तक हमारी ये साइकोलॉजी चेंज नहीं हुई। अगर आप रियली में करंट गवर्नमेंट जॉब्स का सिलेक्शन रेशियो देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अप्रैल 2025 के इस आर्टिकल को देखो, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 जॉब के लिए 48 लाख लोगों ने अप्लाई किया, यानी कि सिलेक्ट होने का रेशियो सिर्फ 1.25%। यानी कि अगर 80 लोग अप्लाई करते हैं तो उनमें सिर्फ एक का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो क्या बाकी लोग काबिल नहीं है? बिल्कुल हैं। और ऐसा ही हाल कुछ आर्मी जवान रिक्रूटमेंट्स का है, जिसमें भी सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 3 से 4% तक का है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अगर आप इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स की लिस्ट देखो तो उसमें आपको यूपीएससी हमेशा से टॉप पे दिखेगा, जो कि इंडिया के साथ साथ बाकी पूरी दुनिया के लिए भी टफेस्ट एग्जाम में से एक गिना जाता है। लेकिन अगर आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि IPB की 2025 की रिपोर्ट देखो तो उनके हिसाब से 25 मई 2025 को यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, जिसमें टोटल 9,37,876 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और उनमें से सिर्फ 5,76,793 कैंडिडेट्स ही एक्चुअल एग्जाम देते हैं। और फिर उन 5,76,793 कैंडिडेट्स में भी सिर्फ 14,161 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाते हैं, वो भी रिटन एग्जाम यानी कि मेंस के एग्जाम के लिए, यानी कि सिलेक्शन रेशियो मात्र 2.45%। और उन 14,161 कैंडिडेट्स में भी सिर्फ 2,736 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए, यानी कि सिर्फ 19% लोग। और फिर इंटरव्यू में 958 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें 659 मेन और 299 वुमेन। और अगर आप ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ 0.16% का है, यानी कि अगर 600 लोग अप्लाई करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो पाता है। ये वो रेशियो है जिसमें एक्चुअली में कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं लोग 13 बार 14 बार फेल होने के बाद भी लगातार 40 साल 35 साल 36 साल की उम्र तक ट्राई करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ ऐसा ही हाल SSC का है, जिसमें 2022 में 36,000 वैकेंसीज निकाली गई और इन 36,000 वैकेंसीज के लिए 33.5 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया, यानी कि एक सीट के लिए 93 कैंडिडेट्स का कंपटीशन। और ऐसे ही 2023 में 8,400 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई,
और इन 8,400 वैकेंसीज के लिए 24 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया, यानी कि एक सीट के लिए 294 कैंडिडेट्स का कंपटीशन। और ऐसे 2024 में 18,200 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई और इस 18,200 वैकेंसीज के लिए 34 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया, यानी कि एक सीट के लिए 191 कैंडिडेट्स का कंपटीशन। और ऐसे ही 2025 में 14,500 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई और इन 14,500 वैकेंसीज के लिए 28 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया, यानी कि एक सीट के लिए 193 का कंपटीशन। इन सब वैकेंसीज में गैप इतना बड़ा होता है कि हमें विजुअली दिखाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये सब डेटा देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि अगर एग्जाम इतना ही टफ है तो लोग बाकी ऑप्शंस को ट्राई क्यों नहीं करते, मतलब मार्केट के अंदर काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो उनको क्यों नहीं ट्राई करते, तो असल में कहानी कुछ अलग ही है। आपके पर्सपेक्टिव से एक नॉर्मल गवर्नमेंट क्लर्क आता है 9 बजे और फिर 5 बजे तक जॉब करके अपने घर चला जाता है। लेकिन अगर आप यही चीज उस गवर्नमेंट क्लर्क के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। सबसे पहले तो उसका मन होगा तो वो आएगा या तो फिर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो 10 बजे या फिर उससे भी लेट आएगा, जबकि आने का टाइम 9 बजे का है। उसके ऊपर अगर कोई काम करवाने आएगा तो उसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट भेज देगा या फिर दबा करके घूस लेगा। 6 बजे से पहले ही चला जाएगा और इन सब के ऊपर उसके आसपास के लोग उसे खूब इज्जत देंगे, उसे देखकर डरेंगे। इन सब के बाद जब वो शादी करने जाएगा तो वो 50 से 60 लाख रुपए का दहेज लेगा। बेसिकली इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया का यूथ गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी रैंडम एस्पिरेंट से ये पूछो कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए तो वो आपको सिर्फ उसके फायदे ही गिनवाएगा। आपको ये कोई नहीं बोलते हुआ दिखेगा कि मुझे एक्चुअली में देश की सेवा करनी है, या फिर ये कोई बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि मुझे देश सुधारना है। उनका मानना है कि बस किसी तरीके से सिस्टम में घुस जाए बाकी सब कुछ हासिल हो जाएगा। और फिर ये लुभावने सपने उन्हें इन टफ कॉम्पिटिशंस की तैयारी करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और इन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए इनके एनवायरनमेंट का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप किसी भी एवरेज इंडियन से करियर ऑप्शंस के बारे में पूछो तो उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीजों के बारे में मालूम है: डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, IAS, IPS, पुलिस, टीचर, गवर्नमेंट स्टाफ, आर्मी, जिसमें काफी बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट जॉब्स का ही होता है। क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिर्फ कुछ ही करियर ऑप्शंस के बारे में पता होता है, जिनकी वजह से ज्यादातर लोग इन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं। साथ ही बड़ा फैक्टर ये भी है कि इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत हाई एंड क्वालिफिकेशन नहीं लगती। जस्ट अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो बस काफी है, जिससे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास लोग जो कि बहुत हाई एंड क्वालिफिकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तब जाके वो इन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि उनके पेरेंट्स कोई ऐसी जॉब नहीं करते जिससे कि वो महंगी महंगी कॉलेजेस की फीस भरकर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की पढ़ाई कर सके, और इसीलिए उनके पास बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, गवर्नमेंट जॉब। अपने बेहतर भविष्य के लिए बुल्डाना पहुंचे अजय काकड़े। वो एक किसान के बेटे हैं जो पास के उमाला गांव से आए हैं। वो हर रोज टाइपिंग सीखने बुल्डाना आते हैं ताकि कोर्ट में स्टेनो का जॉब मिल सके। सरकारी नौकरी में 60-70 से 80 हज़ार तक महीना मिलता है। जो 70 से 80 हज़ार तक महीना मिलता उनको एक महीने में मिलता है, लेकिन मेरे पिताजी को साल में 60-70 हज़ार मिलते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस आता है, तो ऐसा लगता है मन में कि अपन कितने साल तक गरीबी में बिताएंगे। और इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा आते हैं और फिर वो तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं और फिर वो पास नहीं हो पाते। वो फिर से तैयारी करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, रिजल्ट का फिर से इंतजार करते हैं और वो फिर पास नहीं हो पाते। और ये साइकिल चलता ही रहता है जब तक कि उनकी एज नहीं निकल जाती, या फिर जब उन्हें पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और इन सब के बाद पेपर लीक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। SSC पर बहुत पहले से ही एलिगेशन लगते आए हैं पेपर लीक के रिलेटेड, जिसमें हर 2 से 3 साल के बाद ये एलिगेशन SSC पर लग ही जाता है। और जब 2025 में SSC ने SSC CGL एग्जाम कंडक्ट किया, जिसमें फिर उन पर पेपर लीक का एलिगेशन लगा, और इन सब के बाद आपने पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट तो देखे ही थे। तो हम जो भी करेंगे वो नॉर्म्स के हिसाब से करेंगे, और ऐसे उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। कि 24 तारीख वाले पेपर में के सवाल 25 में रिपीट हुए 60-70%, तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, ना फीमेल टीचर सबको हाथ खींच करके ले गए, नीतू मैम को लेकर गए, हम जैसे जैसे बच गए। यार पेपर कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है। उनका कहना है कि 10% लोगों के साथ गलत हुआ है, हमें पता है कि हर सेंटर पे जा के थोड़ी देखेंगे कि सेंटर है कि नहीं। और इसी तरह कई सारे एग्जाम HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाया, जिसको बाद में पेपर लीक के सस्पेक्ट में कैंसल्ड करवा दिया गया।
और इसी तरह की पेपर लीक की प्रॉब्लम आपको आए दिन किसी न किसी न्यूज में जरूर मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए इंडियन यूथ का ऑब्सेशन मैरिज और पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लड़की की फैमिली को गवर्नमेंट जॉब पर्सन ही चाहिए, फिर चाहे वो पियोन ही क्यों ना हो। और अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला होता है तो उसकी शादी में 18 से 24 लाख की गाड़ी, 15 से 20 लाख का गोल्ड, 6 से 7 लाख रुपए का सिल्वर, इन सब के अलावा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, सोफा, बेड और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसे लड़की की फैमिली ये सोचकर दे देती है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला है, मोहल्ले में भी इज्जत बनी रहेगी, रिश्तेदारों में भी इज्जत बनी रहेगी, लाइफ टाइम की कोई टेंशन नहीं, जॉब के बाद अच्छी पेंशन भी मिल जाएगी और पावर वो तो है ही। इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग ऑब्सेस्ड है इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ब्राइब यानी कि घूस, जिसे बहुत लोग ऊपर की कमाई और नीचे की कमाई बोलते हैं, क्योंकि ये बात आपको अच्छे से पता है कि बिना किसी घूस के आपका काम हो ही नहीं सकता है। जैसे द हिंदू की अक्टूबर 2025 के इस आर्टिकल को देखो, जिसमें सीबीआई ने पंजाब में एक डीजीआई को अरेस्ट किया, जिसमें सीबीआई ने तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए कैश, अराउंड 2.5 करोड़ की ज्वेलरी, 26 ब्रांडेड और एक्सपेंसिव वॉचेज और कई सारी प्रॉपर्टीज के पेपर। और ऐसे ही न्यूज एनडीटीवी ने अगस्त 2025 में पब्लिश की थी, जिसमें लोकयूटा ऑफिशियल्स ने फॉर्मर कर्नाटका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड यानी कि KRIDL के क्लर्क के घर पर रेड मारी, जिसमें 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अनअकाउंट एसेट्स, जिसके अंदर 24 घर, 4 प्लॉट्स, 40 एकड़ का फार्म लैंड, 4 गाड़ियां, 350 ग्राम गोल्ड और 1.5 किलो तक का सोना मिला। और जानते हो असल में उस क्लर्क की सैलरी कितनी थी? मात्र 15,000। और ऐसी न्यूज़ें आपको हर हफ्ते मिल जाएगी, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर से लेके क्लर्क तक सबके सब लाखों की घूस लेते हुए आपको दिखेंगे। और इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में होती है, महंगी महंगी गाड़ियां होती है। और इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि जिसकी 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की सैलरी है, वो बंदा किया सेल्टोस 18, 20 लाख की गाड़ियों में नजर आता है आपको। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से लोग सोचते हैं बस किसी तरीके से सिस्टम में एंटर हो जाएं, फिर पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये 4-5 चीजें जैसे इज्जत, पैसा, पावर, दहेज, जॉब गारंटी, गारंटीड पेंशन, एक मिडिल क्लास आदमी या फिर गरीब आदमी को सिस्टम में घुसने के लिए उकसाती है। इन सब लुभावने सपनों के बीच वो ये बात भूल जाते हैं कि इनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा कम है, यानी कि अगर 400-500 लोग अप्लाई करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक का ही सिलेक्शन हो पाता है। जैसे इस फरवरी 2026 के इस आर्टिकल को देखो, जिसमें एक आदमी ने मैथ्स में मास्टर्स कर रखा है और पिछले 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन ना होने की वजह से उसे रैपिडो चलाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। और ऐसे ही एक केस हुआ जिसमें एक कॉलेज प्रोफेसर पिछले 8 साल से टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग की जॉब कर रहा था, लेकिन जब परमानेंट सिलेक्शन का टाइम आया तो उस कॉलेज ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो ये ट्रॉमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसने कर लिया। इन गवर्नमेंट जॉब्स का इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पागलपन है कि 6 मार्च 2025 को जब यूपीएससी ने रिजल्ट अनाउंस किया, तब बिहार के शेखपुरा में से एक आदमी ने सबको बताना शुरू कर दिया कि उसने 440वीं रैंक सिक्योर कर ली है। और जिसके बाद वहाँ के एमएलए के साथ साथ पूरा गाँव सेलिब्रेट करने लग गया। और इन सब के बाद वहाँ के एसएचओ ने पुलिस स्टेशन में इनवाइट करके उसे मिठाइयाँ तक खिलाई। और इन सब के कुछ टाइम के बाद ये खबर फैलती है कि असल में वो उसकी रैंक थी ही नहीं, बल्कि वो तो कर्नाटका में किसी और की रैंक थी। और इसी तरीके का एक और केस बुलंदशहर से आया, जहाँ एक फीमेल कैंडिडेट ने क्लेम किया कि उसकी 113वीं रैंक आई है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसने तो मेंस तक क्लियर नहीं किया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया के अंदर जॉब्स की कमी है। इतने टफ कंपटीशन में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से तो बेटर है कि आप कोई दूसरा पाथ सिलेक्ट कर लो या फिर दूसरा करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, जिसके अंदर बेटर स्कोप हो, बेटर अपॉर्चुनिटी हो, आपको ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो। और ऐसा भी नहीं कि हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर इतने टाइम तक नहीं हुआ तो हमें कब तक क्विट करना है। इन सब के अलावा हमें इस एआई वर्ल्ड में भी किसी न किसी स्किल को डेफिनेटली मास्टर करना चाहिए, फिर चाहे वो मशीन लर्निंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, चाहे कोई भी हो, ताकि इन केस आप जो भी कुछ कर रहे हो अगर वो नहीं हुआ तो आप इन स्किल्स का यूज करके अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा कर सकते हो, अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल्स को अचीव कर सकते हो। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कौन सा पाथ सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, तो आज के मॉडर्न जमाने के अंदर आप या फिर इंटरनेट से या फिर किसी भी चैट एआई से, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया या फिर जेमिनी से पता कर सकते हो कि आपको कौन सा बेटर पाथ सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सके। इन सब चीजों का कंक्लूजन एक ही है कि इंडिया का यूथ अगर अपने आप को एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स में क्वालिफाई कर ले, यानी कि स्किल्स में अपग्रेड कर ले, तो इंडिया का यूथ को आगे चलने से कोई नहीं रोक सकता। ना ही उसे कभी ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि ये नहीं तो क्या। लेकिन डिसीजन आपको ही लेना है।